प्यारे बच्चों, क्लास 10 साइंस की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट के बारे में। इससे पहले जो वीडियो था उसमें हमने ब्लड का और हार्ट का क्या रोल था ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बीइंग के अंदर, तो वो हमने लर्न किया। अब अपन बात कर रहे हैं प्लांट के अंदर ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है ना। तो हम जानते हैं प्लांट भी एक बहुत बड़ा लिविंग ऑर्गेनिज्म है और बहुत सारी ब्रांचेस, बहुत सारी लीव्स, यानी उसके अंदर भी बहुत सारी सेल्स जो है उसमें प्रेजेंट होती है। तो उसमें भी हर जगह वाटर और मिनरल्स की जो रिक्वायरमेंट होती है उसको भी वो कंप्लीट करता है। तो कैसे करता है उसके बारे में बात करेंगे अपन। तो यहाँ आप देखेंगे कि इन प्लांट्स वाटर एंड मिनरल्स आर ट्रांसपोर्टेड थ्रू जाइलम टिश्यू फ्रॉम रूट टू द एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट, है ना। प्लांट की जो एरियल पार्ट है वहाँ तक, है ना, रूट से वाटर और मिनरल्स जो है वो ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं। रूट प्रेशर एंड ट्रांसपिरेशन पुल आर द मेजर फोर्सेस, है ना, इन्वॉल्व इन दिस प्रोसेस ऑफ पुलिंग वाटर अप द जाइलम, है ना। जाइलम के अंदर वाटर का ऊपर की तरफ चढ़ना या ऊपर की तरफ पहुंचाना रूट से, क्योंकि वाटर एब्जॉर्ब होता है रूट में और काम कहाँ आता है, पूरी बॉडी में, और इसके साथ ही लीव में ज़्यादा काम आता है। तो वहाँ तक वाटर का जो पहुँचना है या उसको ले जाना है, तो ये इसमें दो फोर्स काम करते हैं। पहला तो है रूट प्रेशर और दूसरा है ट्रांसपिरेशन पुल। यहाँ पर ट्रांसपिरेशन पुल का अर्थ ये है कि खींचाव, पुल का मतलब होता है खींचाव। जैसे आप देखेंगे एक वेल या कुएं में से बकेट को आप ऊपर पानी, बकेट से आप पानी निकाल रहे हो, तो बकेट आपके पास है और आपके पास एक रॉप है, अच्छी सी रस्सी है, तो आप रस्सी को बांधोगे उससे, है ना। पानी वाटर जो है कहाँ है, बॉटम में है, तो उसको आपको ऊपर लाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, ऊपर से रस्सी को खींचना पड़ेगा। तो भरी हुई बकेट जो है वो फुल वाटर से फुल बकेट है वो ऊपर आ जाएगी। तो सेम कंडीशन है, प्लांट जो है उसकी लीफ से वाटर का खींचाव होता है या उसका पुल होता है ना। इसलिए इसको ट्रांसपिरेशन पुल कहते हैं। और इसको खींचता कौन है, सनलाइट, है ना। क्योंकि सनलाइट जब लीफ के ऊपर गिरती है तो लीफ के अंदर जो स्टोमेटा होते हैं वो स्टोमेटा जो है ओपन होते हैं और उसमें से वाटर, उस स्टोमेटा की जो सेल्स होती है उसमें से वाटर कहाँ चला जाता है, स्टोमेटा की सेल्स से वाटर जो है वो इवोपरेट होकर के आगे से आगे इवोपरेट हो जाता है। तो जैसे ही वो वाटर इवोपरेट हुआ उसके बाद जो है पास वाली सेल्स के अंदर या गार्ड सेल्स या जो भी सेल्स हैं उस स्टोमेटा के अंदर, तो उसमें वाटर की कमी पड़ जाती है। तो वो अपनी वाटर की जो स्क्रेसिटी है या कमी है उसको वो कहाँ से लेगी, नियरेस्ट सेल्स से। तो नियरेस्ट सेल्स से वाटर के उसने फुलफिल किया तो नियरेस्ट सेल में वाटर की स्क्रेसिटी हो जाएगी, तो वो वापस वाटर को लेगी कहाँ से, उसके पास वाली सेल्स से। तो इस तरीके से सेल्स जो है वो आगे से आगे वाटर जो है वो एब्जॉर्ब करती रहती है। जैसे कि अपन इसको चित्र के माध्यम से भी बता सकते हैं। आप देखेंगे, एक मिनट मैं बताता हूँ। जैसे कि इसमें देखें अपन, ये सेल्स है, जैसे अपनी ये सेल्स है, बहुत सारी सेल्स है यहाँ पर। तो ये सेल्स ऐसे, है ना। तो इस सेल्स के अंदर वाटर की कमी पड़ी तो ये वाटर जो है इससे ले लेगी, इसके अंदर वापस वाटर की कमी पड़ी तो ये इससे ले लेगी वापस, ये इससे। तो इस तरीके से जो रूट है ना प्लांट की, ये प्लांट है, इमेजिन करो, है ना। तो ये प्लांट की ये रूट्स हैं, है ना। यहाँ पर कोई लीव्स हैं, उस लीव्स में से वाटर जो है वो सनलाइट की हेल्प से इवेपोरेट हो रहा है। तो ये सेल्स जो है वो आगे से आगे वाटर जो है वो एब्जॉर्ब करती रहेगी, है ना। इस तरीके से वाटर का एक, है ना, खिंचाव या पुल जो है वो बन जाएगा। और यहाँ से जैसे जैसे वाटर जो है ट्रांसपिरेट होता रहेगा, इस तरीके से वाटर जो है वो बॉटम, यानी जहाँ पर रूट है वहाँ से वाटर जो है वो ऊपर की तरफ ट्रांसपोर्ट होता रहता है। ओके, तो इस तरीके से इसको हम ट्रांसपिरेशन पुल के नाम से पुकारते हैं। अब आगे की बात,
ट्रांसपिरेशन ऑफ वाटर बाय जाइलम, है ना। जाइलम के अंदर कैसे वाटर ट्रांसपिरेट होता है, तो उसमें आप देखेंगे जाइलम जो है उसके बारे में अपन ने 9th क्लास में भी लर्न कर रखा है। तो जाइलम अ कॉम्प्लेक्स टिश्यू मेड फ्रॉम 4 पार्ट ऑफ सेल्स, यानी ये 4 सेल्स से बनता है। पहला तो है जाइलम वेसल्स, दूसरा है ट्रैकीड्स, तीसरा है जाइलम पेरेन्काइमा, और चौथी जो सेल्स है, फोर्थ सेल, वो है जाइलम फाइबर्स। तो जाइलम की ये चार सेल्स से बनती है, और इनके बारे में 9th क्लास में भी पढ़ा रखा है आपको, है ना। हमने पढ़ाया था, उसको आप थोड़ा सा रिकॉल करें। और वेसल्स, है ना, ये जो वेसल्स होती है कैसी होती है, वेसल्स मेड फ्रॉम मैनी होलो डेड सेल्स, है ना। ये वेसल्स जो होती है वो होलो, बीच में से खोखली होती है, और जैसे पाइप होता है ना उसी तरीके से। और ये क्या होती है, सेल्स जॉइंट एंड टू एंड एक्ट एज अ ड्रेन पाइप, है ना, फ्रॉम रूट टू लीफ, है ना। तो ये रूट से लेकर के लीफ तक एक के ऊपर एक, है ना, एंड टू एंड जो है ये एक दूसरे से कनेक्ट रहती है, और उसमें वाटर जो है वो लीफ तक, रूट से लीफ तक जो है उसके अंदर, ये जो भी मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से एक सेल से दूसरे सेल्स में ये वाटर जो है वो आगे से आगे रन करता है, ठीक है। तो इसके साथ ही बोथ सेल वेसल, है ना, बोथ जाइलम वेसल्स एंड ट्रैकिड्स आर डेड, देयर वॉल आर लिग्निफाई, है ना। ये जो 4 सेल्स हैं, इन 4 सेल्स में से जो जाइलम वेसल्स और ट्रैकिड्स होते हैं ये डेड सेल की बनी होती है, यानी इनकी सेल्स जो है वो डेड होती है, और इनकी जो वॉल होती है, दीवारें इन सेल्स की, वो लिग्निफाई हो जाती है। लिग्निफाई का मतलब होता है लिग्निन का डिपोजिशन हो जाता है। लिग्निन एक प्लांट का केमिकल्स है, और वो उनकी सेल्स के अंदर जब डिपॉजिट होने लगता है तो वो सेल्स क्या होती है, हार्ड हो जाती है। तो जाइलम जो है, उनकी जो ये जाइलम वेसल्स और ट्रैकिड्स के अंदर जो लिग्निन का डिपोजिशन होने लग जाता है, इसलिए ये इसको हम लिग्निफिकेशन कहते हैं। और साथ ही इससे ये हार्ड हो जाती है या रिजिड हो जाती है, जिससे ये एक जैसी अपराइट रहती है ना। इट कीप द जाइलम अपराइट, है ना, सीधा रखते हैं। जैसे अपने पाइप जो होते हैं ना वाटर के, वो जैसे कैसे सीधे रहते हैं, उसी तरीके से इरेक्ट जो है इनको ये जो है रह पाती है। ओके, फिर नेक्स्ट है अपना डिफ्यूज़न। डिफ्यूज़न क्या होता है, मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द रीजन ऑफ देयर हायर कंसंट्रेशन टू द रीजन ऑफ देयर लोअर कंसंट्रेशन। डिफ्यूज़न के बारे में भी अपन ने 9th क्लास में लर्न किया था। डिफ्यूज़न क्या होता है कि किसी भी मॉलिक्यूल्स का हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जो मूवमेंट है वो डिफ्यूज़न कहलाएगा। जैसे अपन भगवान के अगरबत्ती करते हैं, है ना, तो वहाँ देखेंगे आप, वहाँ धुआं बहुत ज़्यादा होता है, स्मोक बहुत ज़्यादा होता है, और थोड़ी देर बाद उसकी स्मेल जो है अपन को उसी रूम के अनदर जो कॉर्नर है वहाँ पर बैठे हैं अगर अपन, तो हमारे को वहाँ से स्मेल उसकी जो ऑर्डर है या गंध है वो हमारे तक पहुँच जाती है। तो वहाँ हाई कंसंट्रेशन से हमारे तक आ रही है, तो लोअर कंसंट्रेशन की तरफ हम बैठे हैं, उधर लोअर कंसंट्रेशन है ही नहीं वहाँ पर उसकी स्मेल, तो भी वहाँ से यहाँ तक आना, तो ये जो है डिफ्यूज़न कहलाता है ना। अगर कहीं रूम के किसी एक कॉर्नर पर अगर कोई परफ्यूम जो है उसको स्प्रे करता है, तो अदर जो उसका रीज़न है या अदर कॉर्नर है वहाँ पर भी उसकी स्मेल जो है आती है हमारे को, तो ये डिफ्यूज़न कहलाता है। हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट होना मॉलिक्यूल का, वो डिफ्यूज़न के नाम से पुकारा जाता है। अब है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑस्मोसिस के बारे में बात करते हैं। तो ऑस्मोसिस क्या होता है, द मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम अ डाइल्यूट सॉल्यूशन टू अ कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन थ्रू अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, है ना। किसी भी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की हेल्प से, है ना, वाटर का लो डाइल्यूट सॉल्यूशन से या लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट करना, है ना, ये जो है वो ऑस्मोसिस कहलाता है, ठीक है। तो डाइल्यूट से कंसंट्रेट सॉल्यूशन की तरफ वाटर का मूवमेंट जो है वो ऑस्मोसिस कहलाएगा। पर इसमें बात ध्यान रखने की है, इसमें एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होती है ना। तो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से ही वाटर जो है वो दूसरी तरफ जाएगा, यानी बीच में वो बैरियर की रूप में रहती है। तो ये जो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होती है वो सेलेक्टिव परमेबल होती है, यानी
सेलेक्ट करके ही किसी चीज़ को अपने में से क्रॉस होने देती है। तो वाटर को ये अपने में से क्रॉस हो करके दूसरी तरफ जाने देती है। तो सेल जो होती है हमारी, वो सेल भी ऐसी ही सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के रूप में काम करती है। ओके, तो इसके बाद आता है, अच्छा, ऑस्मोसिस और डिफ्यूज़न में जो डिफरेंस है वो उसको आप अच्छे से समझ लें कि ऑस्मोसिस जो होता है वहाँ पर वाटर का मूवमेंट हो रहा है ना, और डिफ्यूज़न में मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट होता है। दूसरी बात, ऑस्मोसिस में डाइल्यूट सॉल्यूशन से कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की तरफ जो है वाटर का मूवमेंट हो रहा है, और डिफ्यूज़न में मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स है, यानी मॉलिक्यूल का मूवमेंट हो रहा है, और वो भी हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ, है ना। तो ये थोड़ा सा उसके अंदर डिफरेंस है। अच्छा, ऑस्मोसिस में सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की जो है आवश्यकता है, यानी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होती है, और डिफ्यूज़न में ऐसी कोई मेम्ब्रेन नहीं होती है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। उसके बाद एक्टिव ट्रांसपोर्टेड है ना, एक्टिव ट्रांसपोर्ट का अर्थ होता है कि अगर आप एनर्जी स्पेंड करके अगर ट्रांसपोर्ट करवा रहे हो, है ना, तो उसको हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट के नाम से जानते हैं। ट्रांसपोर्ट यूजिंग एनर्जी अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, है ना, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट जो है अगर आप किसी मॉलिक्यूल्स का या वाटर का जो मूवमेंट करवा रहे हो, उसको हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट के नाम से पुकारते हैं। तो अब आप देखेंगे कि कैसे वाटर जो है वो रूट के अंदर ऊपर की तरफ बढ़ता है। तो रूट हेयर, है ना, अब अपन रूट हेयर की बात करते हैं। तो जैसे प्लांट जो है, आपने प्लांट देखा होगा, उसका जो स्टेम है, स्टेम के ऊपर जो है बहुत सारी ब्रांचेज होती है, बहुत सारी ब्रांचेज और, है ना, आगे बढ़ती है, और वो स्मॉल ब्रांचेज के अंदर कन्वर्ट होती है, स्मॉल ब्रांचेज और स्मॉल होती चली जाती है, और आगे से आगे, है ना, ब्रांच्ड होती चली जाती है, और लास्ट में लीव्स तक पहुंच जाती है। तो सेम ऐसे कि ऐसा ही ब्रांच सिस्टम जो है वो रूट में भी होता है ना। तो रूट में सबसे लास्ट में जो है वो फाइन हेयर लाइक हो जाती है, बिल्कुल हेयर लाइक, है ना। तो इनको हम रूट हेयर के नाम से पुकारते हैं। जैसे अपने यहाँ लीव्स होती है, तो वहाँ आगे जाकर के ये रूट हेयर में कन्वर्ट हो जाती है। तो द रूट हेयर प्रेजेंट इन द पेरिफेरल पार्ट ऑफ द रूट, है ना। तो रूट हेयर कहाँ प्रेजेंट होते हैं, जो रूट का जो पेरिफेरल पार्ट है ना, साइड साइड वाला, तो वहाँ पर ऐसे बहुत सारे रूट हेयर्स होते हैं। और ये रूट हेयर क्या काम करते हैं कि दे इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, है ना। ये जो है वो वाटर और मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन एरिया जो है वो इंक्रीज कर देते हैं। यानी कि अगर एक ही रूट है, अगर रूट केवल सिंगल वन है, वो आगे से आगे बढ़ रही है, तो जो सॉइल उसके कांटेक्ट में होगी वहाँ से वाटर एब्जॉर्ब कर लेगी। लेकिन रूट हेयर क्या है कि और ज़्यादा अदर साइड में पहुँच जाते हैं और वहाँ से वाटर को एब्जॉर्ब कर सकते हैं। ओके, तो सम मिनरल्स आर एब्जॉर्ब बाय रूट हेयर एक्टिवली, है ना। तो कुछ उस सॉइल में से कुछ जो मिनरल्स होते हैं वो रूट हेयर के द्वारा एक्टिवली या एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू जो है क्या हो जाता है, एब्जॉर्ब हो जाते हैं। ओके, तो जिससे क्या होता है कि जैसे ही रूट हेयर के अंदर ये मिनरल्स एंटर कर जाते हैं, या रूट हेयर की जो सेल्स होती है उनके अंदर ये मिनरल्स एंटर कर जाते हैं, तो उन सेल्स का जो कंसंट्रेशन होता है ना, वो बढ़ जाता है। ओके, और उन सेल्स से बाहर या रूट हेयर से बाहर की तरफ जो वाटर का जो सॉल्यूशन है या वाटर वहाँ पर अवेलेबल है, तो उस वाटर का जो कंसंट्रेशन है वो लो रह जाता है ना। तो द इनर कंटेंट ऑफ द सेल्स आर क्वाइट कंसंट्रेटेड, है ना, देन द आउटर सॉल्यूशन, है ना। बाहर के सॉल्यूशन से उसका जो कंसंट्रेशन है वो हाई हो जाता है सेल रूट हेयर की सेल्स के अंदर, और द कंसंट्रेशन ऑफ द सेल इज इंक्रीज एंड आउटसाइड वाटर रिमेन डाइल्यूट सॉल्यूशन, सो वाटर एंटर इन द रूट हेयर, है ना, बाय द ऑस्मोसिस, है ना। और इसी तरीके से बाय द ऑस्मोसिस वाटर एंटर इन जाइलम। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि सबसे पहले जो सेलेक्टिव ये एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन वाला एक्टिविटी यहाँ पर होती है, और कुछ मिनरल्स जो है रूट हेयर की सेल्स के अंदर एंटर कर जाते हैं, है ना, एनर्जी स्पेंड करके। देखो, प्लांट एनर्जी स्पेंड करके उन
मिनरल्स को अपनी सेल्स के अंदर, रूट हेयर की सेल्स के अंदर ले लेता है। ओके, और उसके बाद रूट हेयर की जो सेल्स हैं उनका कंसंट्रेशन जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है, और बाहर जो रूट हेयर के जो बाहर की तरफ जो वाटर या सॉल्यूशन जो भी अवेलेबल है उनका कंसंट्रेशन लो रह जाता है। तो लो कंसंट्रेशन से वाटर का हाई कंसंट्रेशन की तरफ जो मूवमेंट होता है, ये अभी अपन ने ऑस्मोसिस वाली बात कही थी। तो बाहर जो रूट हेयर के बाहर की तरफ जो वाटर है उसका कंसंट्रेशन लो है, और रूट हेयर के अंदर जो सेल्स है उनका कंसंट्रेशन हाई है, और बीच में सेल मेम्ब्रेन या सेल वॉल है। तो सेल वॉल से वाटर जो है बाहर से उससे उस रूट हेयर की सेल्स के अंदर एंटर हो जाता है, और रूट हेयर की सेल्स से फिर वो रूट में, और रूट से फिर जाइलम में, इस तरीके से एंटर कर जाता है। ओके, अब अपन देखते हैं कि प्रोसेस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर, वाटर किस तरीके से ट्रांसपोर्ट होता है। तो यहाँ आप देखेंगे वाटर इज कंटिन्यूसली इवोपरेटेड फ्रॉम लीफ सरफेस, है ना। तो अपन जानते हैं सनलाइट की प्रेजेंस में वाटर जो है वो लीफ सरफेस से कंटिन्यूसली क्या होता रहता है, इवोपरेट होता रहता है ना। और जिससे क्या होता है, डिक्रीज प्रेशर एट द टॉप ऑफ द प्लांट, है ना, जाइलम वेसल्स। जिससे क्या होता है कि वहाँ पर जो ये स्टोमेटा है, उन स्टोमेटा के पास में जो सेल्स होती है उनमें वाटर की स्क्रेसिटी हो जाती है, कमी पड़ जाती है ना। और उसके बाद उसके साथ ही जो आसपास की जो जाइलम की जो वेसल्स है ना, उन जाइलम वेसल्स के अंदर भी वाटर की कमी पड़ जाती है। क्यों कमी पड़ जाती है? क्योंकि उन जाइलम वेसल्स ने वाटर को कहाँ पहुँचा दिया, जहाँ पर वो इवोपरेट हो रहा है उन सेल्स को दे दिया, है ना। क्योंकि वो सेल्स क्या करेगी, इन जाइलम वेसल्स से वाटर को एब्जॉर्ब कर लेगी, खींच लेगी, है ना। अभी मैंने बताया ना हाई कंसंट्रेशन, क्योंकि वाटर चला गया उसमें से, इवोपरेट हो गया, तो उसकी कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी, तो पास वाली सेल्स से वो क्या होगा, वाटर को अपनी तरफ खींच लेगा या एब्जॉर्ब कर लेगा। ओके, तो इसी तरीके से जाइलम वेसल्स से वाटर जो है वो उन सेल्स के अंदर एंटर कर जाता है, और द प्रेशर ऑफ जाइलम वेसल्स इज बिकम लो बट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट द सॉइल लेवल रिमेन हाई, है ना। आप देखेंगे तो ये जो जाइलम वेसल्स के अंदर पानी की कमी पड़ गई, वाटर की कमी पड़ गई, तो वो जो है आगे से आगे जो सेल्स होती है वहाँ तक, है ना, वो एक फोर्स जो है वो सक्सेशन पुल का फोर्स जो है वहाँ पर लगता है, और लास्ट जहाँ पर वाटर अवेलेबल है रूट हेयर के पास में, तो उन रूट हेयर की जो सेल्स है वहाँ पर क्या होता है, जो प्रेशर है वाटर का, है ना। तो रूट हेयर के अंदर वाटर कम है, तो रूट हेयर की सेल्स के अंदर वाटर कम है, तो बाहर से जो एनवायरनमेंट के अंदर जो वाटर है, या बाहर की सॉइल के अंदर जो एनवायरनमेंट है, सॉइल एनवायरनमेंट, यहाँ एनवायरनमेंट अपन सॉइल की एनवायरनमेंट की बात करें, क्योंकि रूट सॉइल के अंदर है, डीप साइड में, है ना। तो वहाँ जो एनवायरनमेंट है वहाँ पर वाटर की अधिकता है, तो वो वाटर जो है बाहर से अंदर प्रेशर, क्योंकि बाहर से एनवायरनमेंट का प्रेशर उस पर लगेगा, रूट हेयर के अंदर प्रेशर कम है, तो ये अंदर की तरफ एंटर कर जाता है ना। तो द सॉइल लेवल रिमेन हाई, और ड्यू टू दिस डिफरेंस ऑफ प्रेशर वाटर राइजेज अप इन जाइलम एंड रीच टू द टॉप ऑफ द प्लांट, और इस तरीके से वो प्लांट जो है वो प्लांट के टॉप तक पहुंचता रहता है। जैसे आप, मैंने अभी बताया ना वो बाल्टी वाली बकेट वाली बात, कि बकेट अगर उस कुएं में है, वेल के अंदर, और आप ऊपर खड़े हुए उसको खींच रहे हैं, तो पानी ऊपर आएगा। सेम वही कंडीशन है स्ट्रॉ वाली बात, है ना। आप जब कोकोनट जो है उसको आप यूज़ लेते हो, तो स्ट्रॉ से आप क्या करते हो, वाटर को, उसके अंदर कोकोनट के अंदर जो है पानी, उसको आप क्या करते हो, ऊपर की तरफ खींचते हो ना अपने मुंह के अंदर, तो वहाँ एक प्रेशर आप क्रिएट करते हो, है ना। तो इस तरीके से वाटर भी उन प्लांट के अंदर ऊपर की तरफ चलता रहता है। जैसा कि आप फिगर 6 पॉइंट, आपकी बुक के अंदर फिगर है 6.12, उसमें भी आप उससे आप समझ सकते हैं कि कैसे ये जो एरो है वो बता रहा है कि वाटर वेपराइज्ड हो रहा है जो एरियल पार्ट है वहाँ से, और जो रूट प्रेजेंट है सॉइल के अंदर, वो वाटर वहाँ से रूट के अंदर एंटर कर रहा है। ओके, तो जाइलम आल्सो ट्रांसपोर्ट एमिनो एसिड, एंजाइम एंड अदर सब्सटेंसेस। तो जाइलम जो है इन चीज़ों का भी क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है, एमिनो एसिड का, एंजाइम्स का, और अदर सब्सटेंसेस का भी वो करता है, ट्रांसपोर्टेशन करता है। इसके साथ ही ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड, है ना। ये तो वाटर के ट्रांसपोर्टेशन की बात हुई प्लांट के अंदर। अब अपन बात करते हैं ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड की।
तो फूड कैसे ट्रांसपोर्ट होता है प्लांट के अंदर उसकी बात करें तो पहला वर्ड आता है इसके अंदर ट्रांसलोकेशन, है ना। ट्रांसलोकेशन का क्या अर्थ होता है? द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सॉल्यूबल प्रोडक्ट, है ना, ऑफ फोटोसिंथेसिस, है ना, इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन। यानी फूड प्लांट के अंदर फूड कहाँ बनता है? लीव्स के अंदर, और लीव्स के अंदर फूड बनने का जो प्रोसेस है उसको हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। और फोटोसिंथेसिस से जो प्रोडक्ट बन रहा है ना, फोटोसिंथेसिस से जो प्रोडक्ट प्लांट के अंदर बन रहा है उस प्रोडक्ट का, है ना, ट्रांसपोर्टेशन जो है ना, और वो जो प्रोडक्ट बन रहा है वो सॉल्यूबल है ना। तो द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सॉल्यूबल प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस कॉल्ड ट्रांसलोकेशन। यानी फोटोसिंथेसिस का जो सॉल्यूबल प्रोडक्ट है उस सॉल्यूबल प्रोडक्ट का ट्रांसपोर्टेशन है उसको हम ट्रांसलोकेशन के नाम से जानते हैं। यानी प्लांट का जो फूड है यहाँ पर सॉल्यूबल प्रोडक्ट क्या है? प्लांट का फूड ही है। तो प्लांट का जो फूड है उसका जो ट्रांसपोर्टेशन है उसको हम ट्रांसलोकेशन के नाम से पुकारते हैं। ओके, ये आपको अच्छे से याद रखना है। और ये कभी कभी एग्जाम में भी पूछ लिया जाता है, व्हाट डू यू मीन बाय ट्रांसलोकेशन? तो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सॉल्यूबल प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन। और ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड इज कैरिड आउट थ्रू फ्लोएम टिश्यू, है ना, फ्रॉम लिव्स टू स्टोरेज एरिया एंड अदर पार्ट ऑफ द प्लांट, है ना। दिस प्रोसेस रिक्वायर्ड एनर्जी फ्रॉम एटीपी। यानी कि प्लांट के अंदर, लीफ के अंदर जो फूड बना है उस फूड को प्लांट का जो स्टोरेज एरिया है वहाँ पर, और अदर पार्ट, क्योंकि फूड तो प्लांट को, पूरे प्लांट की सेल्स को चाहिए, तो प्लांट का जो भी अदर पार्ट है वहाँ तक फूड को ट्रांसपोर्ट करना, और उसका जो प्लांट का जो स्टोरेज एरिया है, प्लांट का स्टोरेज एरिया कौन सा है बता सकते हो तुम? है ना, फ्रूट्स, है ना। फ्रूट जो होते हैं वो स्पेशली प्लांट जो है अपने फूड को कहाँ स्टोर करता है? फ्रूट्स के अंदर स्टोर करता है। ओके, तो इस प्रोसेस मतलब ये जो फ्लोएम है, फ्लोएम के थ्रू जो ये प्रोसेस होता है ना, तो ये एक स्पेशल टाइप का टिश्यू है ना, फ्लोएम टिश्यू। जाइलम और फ्लोएम प्लांट के दो टिश्यू हैं। जाइलम वाटर को ट्रांसपोर्ट करता है, फ्लोएम फूड को ट्रांसपोर्ट करता है ना। और इस प्रोसेस के लिए, यानी फूड के ट्रांसपोर्टेशन के लिए प्लांट को अपनी एनर्जी खर्च करनी पड़ती है, और वो कहाँ से मिलती है उसको? एटीपी से, है ना। एटीपी क्या होती है उसके बारे में अपन ने बात की थी पहले, एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ओके, इसके साथ ही फ्लोएम जो है ये भी 4 सेल्स से मिलकर के बनता है ना। इनके बारे में भी अपन ने 9th क्लास में बात कर की, आप उसको थोड़ा सा रिकॉल करें। इनके नाम क्या है? साइव ट्यूब, है ना, कंपेनियन सेल, है ना, और इसके साथ ही फ्लोएम पेरेनकाइमा, फ्लोएम फाइबर्स, इन 4 सेल से मिलकर के फ्लोएम का कंस्ट्रक्शन होता है। ओके, अब आता है प्रोसेस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड। फूड कैसे ट्रांसपोर्ट होता है देखेंगे आप। द ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड एंड अदर सब्सटेंसेस टेक प्लेस इन द साइव ट्यूब विद द हेल्प ऑफ कंपेनियन सेल बोथ इन अपवर्ड एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन। ये बात ध्यान रखने की है कि प्लांट के अंदर फूड का जो ट्रांसपोर्टेशन होता है, क्योंकि वाटर तो बॉटम से टॉप जाता है, टॉप की तरफ जाता है, लेकिन फूड जो है वो प्लांट के अंदर किधर भी जा सकता है ना, किसी भी साइड में, किसी भी डायरेक्शन में। अब, है ना, लिखा नहीं देगा, अपवर्ड एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन, किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है। और ये किसकी हेल्प से जाता है? साइव ट्यूब और कंपेनियन सेल्स की हेल्प से। ओके, दिस प्रोसेस इज कंप्लीट बाय यूटिलाइजिंग एनर्जी फ्रॉम एटीपी। और ये जो प्रोसेस होता है वो एटीपी के द्वारा एनर्जी कंज्यूम करके होता है। एटीपी से एटीपी में कन्वर्ट होती है और वहाँ एनर्जी रिलीज होती है, और उसी एनर्जी से फूड का ट्रांसलोकेशन होता है। द एनर्जी, है ना, इंक्रीज ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ टिश्यू एंड वाटर मूव इन इट। इससे क्या होता है कि एटीपी से जैसे ही एनर्जी खर्च करके वो क्या करते हैं, सेल्स या वो जो टिश्यू होते हैं, वो टिश्यू अपना जो ऑस्मोटिक प्रेशर है ना, उसको इंक्रीज़ कर देते हैं, है ना। और जैसे ही ऑस्मोटिक प्रेशर इंक्रीज़ हुआ उसके बाद जो वाटर जो है वो मूवमेंट करता है उन सेल्स या उन टिश्यू के अंदर। द ऑस्मोटिक प्रेशर मूव द मटेरियल्स इन द फ्लोएम टू कॉज टिश्यू विच हैव लेस प्रेशर, है ना। तो ये जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो मटेरियल को, जहाँ पर लो प्रेशर है, जिन टिश्यूज़ के अंदर लो प्रेशर है उन टिश्यूज़ की तरफ जो है मूवमेंट करवाता रहता है। ओके, फिर है
ट्रांसपोर्टेशन ऑफ नेसेसरी ट्रांसपिरेशन आर नेसेसरी इविल, है ना। ये एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कभी कभी कि ये जो ट्रांसपिरेशन है उस ट्रांसपिरेशन को नेसेसरी इविल क्यों कहा है ना। प्लांट के अंदर जो ट्रांसपिरेशन हो रहा है यानी वाष्पोत्सर्जन हो रहा है एरियल पार्ट से वाष्प का या वाटर का वेपर फॉर्म में, है ना, एनवायरनमेंट में लॉस होना, तो ये ज़रूरी है। अब कितना वाटर कितना प्रीसियस है प्लांट के लिए, है ना, फिर भी उसका ट्रांसपिरेशन हो रहा है, तो इसलिए ये ट्रांसपिरेशन क्या हुआ, एक बुराई हुई, इविल हुई, और वो होना ज़रूरी है। क्योंकि अभी मैंने बताया ना, अगर प्लांट से ट्रांसपिरेशन नहीं होगा तो वाटर का एक पुल जो है वो, है ना, सक्सेशन पुल जो मैंने अभी बताया वो नहीं बनेगा, और वाटर जो है ऊपर नहीं खींचा जाएगा, तो रूट से भी वो वाटर उसके अंदर, रूट हेयर के अंदर एंटर नहीं होगा, है ना। तो द लॉस ऑफ वाटर, है ना, पहले तो ट्रांसपिरेशन किसको कहते हैं, द लॉस ऑफ वाटर, यहाँ ऑफ नहीं लिखा है, ध्यान दें आप, द लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर, है ना, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ट्रांसपिरेशन। यानी जो प्लांट के जो एरियल पार्ट हैं उन एरियल पार्ट से वाटर का, प्लांट की जो सेल्स हैं उनमें जो वाटर प्रेजेंट है उसका वाटर का, है ना, वाटर वेपर के फॉर्म में, वाटर के वेपर के फॉर्म में लॉस होना, है ना, ट्रांसपिरेशन कहलाता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ट्रांसपिरेशन, और दिस प्रोसेस इज टेक प्लेस थ्रू स्टोमेटा, स्टोमेटा के थ्रू ये प्रोसेस होता है, ये बात होने की। वाई ट्रांसपिरेशन इज कॉल्ड नेसेसरी इविल, इसको नेसेसरी इविल क्यों कहते हैं कि 1 to 2% ऑफ एब्जॉर्ब वाटर इज यूज्ड इन मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़। देखेंगे आप, जो वाटर प्लांट जो है एब्जॉर्ब करता है उसमें से केवल 2% वाटर को ही वो अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटी के लिए रखता है या उसका यूज़ करता है। बाकी का 98%, है ना, एब्जॉर्ब वाटर है वो इज़ यूज्ड इन ट्रांसपिरेशन। कहाँ काम आ रहा है, ट्रांसपिरेशन में, यानी वो वापस प्लांट में से 98% वाटर वापस बाहर निकल जाता है, एनवायरनमेंट में चला जाता है। इट इज़ नेसेसरी बिकॉज इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर राइजिंग ऑफ वाटर एंड मिनरल्स इन प्लांट, है ना। तो ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये ही एक रिस्पॉन्सिबल फैक्टर है जो पानी को या वाटर को रूट से सॉइल टॉप यानी लीफ तक पहुंचाने का काम करता है ना। अगर रूट के अंदर वाटर एंटर नहीं होगा तो हम जानते हैं कि वाटर के अंदर बहुत सारे मिनरल्स डिज़ोल्व होते हैं, वो मिनरल एंटर नहीं होंगे, और मिनरल तो बहुत ज़रूरी है प्लांट के लिए, मिनरल से ही तो काम कर रहा है प्लांट, है ना। तो हमारे लिए फूड भी प्लांट बना रहा है, तो मिनरल अगर उसके अंदर एंटर होंगे, वाटर के थ्रू एंटर होंगे, और वाटर के थ्रू एंटर होंगे कब, जब ऊपर से वाटर की कमी पड़ेगी तो वो ऊपर से आगे से आगे आगे से आगे जाएगा। ओके, अब है सिग्निफिकेंस ऑफ ट्रांसपिरेशन, है ना। इट प्लेज रोल इन अपवर्ड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर, है ना। इट प्लेज रोल इन अपवर्ड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर, यानी इस इवेपोरेशन का या ट्रांसपिरेशन का क्या सिग्निफिकेंस है, क्या महत्व है। तो सबसे पहला महत्व या सिग्निफिकेंस जो है वो है कि ये जो है ट्रांसपिरेशन पुल को बनाए रखता है या वाटर को ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। दूसरा, इट रिड्यूस टेम्परेचर ऑफ लीव्स एंड प्रोटेक्ट देम फ्रॉम हाई हीट, है ना। अगर आप सोचें कि अगर पानी वहाँ से इवोपरेट नहीं होगा तो सन की जो लाइट है वो सनलाइट, क्योंकि उसके अंदर बहुत ही, है ना, हाई हीट होती है, तेज़ गर्मी होती है, तो उसको वो क्या करेगी, उस लीव्स की जो सरफेस है उसको जला देगी, है ना, ख़त्म कर देगी, बर्न कर देगी। इसको हम सन बर्न के नाम से जानते हैं, सन बर्न, है ना। तो इसलिए वो वाटर वहाँ से सेल में से ऊपर उठता रहता है और उसकी जो लीव्स की जो सरफेस है उसको कोल्ड रखता है, ठंडा रखता है। ओके, अगर ये ऐसा नहीं होगा तो प्लांट जो है वो झुलस जाएगा। कभी कभी आप देख रहे हो ना, ज़्यादा गर्मी पड़ती है जिसको अपन लू कहते हैं, लू चलती है ना, लू गर्मी के सीज़न में, तो उसमें बहुत सारे प्लांट की जो लीव्स होती है वो जल जाती है। वो इसका रीज़न भी यही है क्योंकि पानी नहीं होता है उन प्लांट के पास, और वो क्या होता है, प्लांट जो है
पानी नहीं होने के कारण उसको इवोपरेट नहीं कर पाता है, और वो वाटर की कमी के कारण प्लांट जो है वो उसकी लीव्स जो है वो झुलस जाती है। इस तरीके से अपना ये लेसन यहीं पर, लेसन क्या है, ये वाला जो चैप्टर है ट्रांसपिरेशन इन प्लांट यह ख़त्म होता है। कल अपन एक्सक्रीशन के बारे में बात करेंगे। ओके, थैंक यू। जिसको नहीं समझ में आए वो मेरे को वापस मेरे पर्सनल नंबर पर फ़ोन करके या मैसेज करके पूछ सकते हैं।